देहरादून नाम के शहर में कोकिला निवास था, जहाँ कोकिला अपने पति, 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ रहती थी। बहू तो बहू, सास भी टीवी की दीवानी थी। आइए हम आपको दिखाते हैं कोकिला निवास की एक आम सुबह। तीनों आपस में लड़ती हुई, रिमोट को अपनी ओर खींचती हुई। ये है कोकिला निवास की सास और बहुएं। माँ जी, अभी मेरे सीरियल का टाइम है। अरे कथा लगा। अरे रुक जाइए ना। मेरा सीरियल और मेरी कथा, इस उम्र में 1 घंटा कथा सुनती हूँ, वो भी तुझे गवारा नहीं। तू चाहती ही नहीं कि मेरे पाप कम हो। मेरे पास ना इन दोनों चीज़ों का सलूशन है। मैं तुलसी तेरे आंगन की देखते हैं। नाम में ही प्रभु है और है ये सीरियल, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगी। क्या कहते हैं आप लोग? वाह वाह, ये भी सही है। पर इसके पहले कि तीनों मिलकर कुछ देख पाते, लगातार चैनल चेंज होने के कारण टीवी का मदरबोर्ड खराब हो जाता है। हाय दैया, अब क्या होगा? यार टीवी को क्या हो गया? कोई मैकेनिक को बुलाओ। मैकेनिक नहीं माँ जी, इलेक्ट्रिशियन। उफ, आप दोनों का ज्ञान। मैं अभी टीवी रिपेयर करने वाले को बुलाती हूँ। टीवी रिपेयर करने वाला उन्हें बताता है कि नए मदरबोर्ड का प्राइस एक नए टीवी जितना ही पड़ जाएगा, जिस कारण तीनों उदास हो जाती हैं। इतने पैसे देगा कौन? ये तो मुझे ही डांट लगा देंगी। अगली सुबह मंजू 2 डिलीवरी बॉय से एक बड़ा कार्टून घर के अंदर मंगवाती है। आइए भैया आइए, ठीक से। हाँ, इस पे मेरे मायके का टीवी है, जरा भी इधर हुआ तो टूट ना जाए। अरे बड़ी बहू, पहली बार तुम्हारे लुक्खे मायके से कुछ बड़ा आया है। हम भी तो देखे क्या है। वही तो माँ जी, जिस सोफे पर आप बैठी है ना, उस सोफे से लेकर टीवी यूनिट में लगने वाले टीवी तक सब मेरे लुक्खे मायके का ही तो है। टीवी? माँ जी, टीवी आ गया। अब मैं दिन भर बैठकर अपनी फेवरेट अनुपमा को देख पाऊंगी। शायद आप लोग भूल गए हैं कि टीवी मेरे मायके का है, तो इसका रिमोट बस मेरे हाथ में ही रहेगा। मंजू घर की बड़ी बहू थी। घर के एकमात्र टीवी के खराब हो जाने पर वो अपने मायके से टीवी मंगवाकर दिन भर टीवी में अपने मनपसंद की सीरियल देखती रहती। ये टीवी में आग फोड़ना हो गया हो तो जाओ और नाश्ता बना लो। दिन भर बस टीवी। अरे अकेली मेरी गोपी क्या क्या करेगी? हैं? कोकिला की बात सुनकर मंजू रसोई में तो जाती है, पर उसका ध्यान तो इस बात पर लगा रहता है कि कहीं कोई उसके मायके के टीवी में सीरियल या अपने मनपसंद प्रोग्राम ना देख ले, जिस कारण वो चाय में शक्कर की जगह नमक और नाश्ते में नमक की जगह शक्कर डाल देती है। खाना मिलेगा कि भूखा ही दुकान चला जाऊं? अरे मंजू, खाने को दोगी या वो भी तुम्हारे मायके से मंगवा लूं? ये लीजिए नाश्ता। विमल जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है, वो निवाले को उगल देता है। ये टीवी नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया। ध्यान टीवी में होगा जो खाने में शक्कर डाल दिए। अरे ससुर जी, गलती हो गई, मैं फिर से बना देती हूँ। रहना तो बहू, हम तीनों बाहर ही खा लेंगे। ये कहकर विमल और उसके बेटे दुकान पर चले जाते हैं, पर गोपी और कोकिला के कलेजे पर तो सांप लौट रहा था। सासू माँ, मेरे फेवरेट सीरियल में सो रहे हैं, मैं क्या करूँ? मंजू भाभी तो अकेले ही टीवी देखती है, हमें छूने भी नहीं देती। मुझे छोड़ो, आपकी भी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, अब तो सही में कोकिला बनने का समय आ गया है बहू। वैसे हमारे टीवी में क्या खराबी हुई थी? सासू माँ, वो मदरबोर्ड। तो इस मंजू के मायके के टीवी का मदरबोर्ड निकाल और कल सुबह इसे धो डाल। वैसे भी जैसे गोपी बहू ने अपने पति का लैपटॉप धोया था ना। रात को जब सब सो रहे थे, गोपी टीवी को खोलकर उसका मदरबोर्ड बाहर निकाल कर छिपा देती है और टीवी को फिर से टीवी यूनिट में लगा देती है। अगली सुबह, मंजू तू नाश्ता बना और गोपी जा तू घर साफ कर। जिस पर भी धूल दिखे उसे धो देना। और गोपी वही करती है। वो टीवी को अपने सर पर उठाकर बाथरूम में ले जाती है और नल खोलकर उस पर शैम्पू लगाकर उसे धो देती है।
मंजू भाभी, मैंने आपकी टीवी को धो दिया। क्या? मेरा टीवी? ससुर जी, इससे कहो मेरे टीवी को ठीक करे। अब मैं क्या करूंगी? मंजू जोर जोर से रोने लगती है और कोकिला अपने काम में सफल हो जाती है। रो मत बहू, मैं हमारे पुराने टीवी में लगा हुआ मदरबोर्ड लगवा देती हूँ। अरे रोती क्यों है? गोपी टीवी रिपेयर करने वालों को बुलाकर टीवी में मदरबोर्ड लगवा देती है और टीवी फिर से चालू हो जाता है। रात को जब विमल अपने बेटों के साथ घर पहुंचता है तो देखता है कि तीनों सास बहू टीवी के सामने बैठी हुई हैं। कोई भी विमल को आते हुए नहीं देखती। विमल अपने बेटों के साथ सीधा कमरे में चला जाता है। बड़ी मुश्किल से इस टीवी से पीछा छूटा था, अब फिर से ये तीनों टीवी देखती रहेंगी। रात का खाना भी नसीब नहीं होने वाला आज। कुछ तो करना पड़ेगा पिताजी। अरे पर तो क्या करे? इस तरह तो कोई चोर भी घर में आ जाए तो इन्हें पता ना चले। अब हमें ही इनके टीवी के भूत को उतारना होगा। आज रात को तुम दोनों चोर बनकर घर में आओ और इन्हें डराओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। रोहन और नील घर पर ही छिप जाते हैं और विमल जाकर टीवी के सामने खड़ा हो जाता है। अरे घर आ गया हूँ मैं। नील और रोशन काम से शहर से बाहर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। कुछ खाने मिलेगा क्या? जी अभी बना देती हूँ ससुर जी। तुम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया, हे भगवान। आधा ध्यान टीवी पर, आधा खाने पर। ऐसे करके गोपी और मंजू आधा जला खाना बना देती है, जिसे विमल जैसे तैसे खा लेता है और सब सोने चले जाते हैं। रात को नवाब कुश बनकर रोशन और नील अपनी माँ के कमरे में आते हैं। अजी उठिए ना, घर में चोर घुस आया है जी, उठिए तो। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। गुड नाइट। अपनी सास की आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं वहां आ जाती हैं और डर से घबरा जाती है। सब कुछ ले जाऊंगा और तेरे इस पति को भी, कोई नहीं बचेगा। अरे बहू, डंडा लेकर आ जरा। पर माँ जी डंडा कहाँ है? मेरे ध्यान में तो टीवी सीरियल के अलावा कुछ भी नहीं है माँ जी। तभी नील और रोशन तीनों को बांध देते हैं और विमल को अपने साथ उठाकर जाने लगते हैं। मैं इस आदमी को ले जाता हूँ, तू बाकी सामान पैक कर। आपको जो चाहिए ले लीजिए और सबसे पहले तो ना इस टीवी को ही ले जाइए। हम इस तरह टीवी देखने में मगन थे कि घर भी ठीक से बंद नहीं किया और देखिए क्या हो गया। हाँ, आप ससुर जी को छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ जी, हम पर दया कीजिए प्लीज। रोशन और नील वहां से कुछ भी लिए बिना बाहर भाग जाते हैं। इस हादसे के बाद तीनों समझ जाती है कि किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। नील, विमल और रोशन इस बात को हमेशा राज ही रखते हैं और कोकिला निवास फिर से खुशहाल हो जाता है। सुरेंद्र जी की पत्नी का बचपन में ही देहांत हो गया था। उनका एक बेटा था आशीष और एक बेटी राधा। आशीष की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम था काजल। राधा की उम्र भी शादी की थी और सुरेंद्र जी उसके लिए दिन रात एक अच्छा सा लड़का ढूंढने में लगे हुए थे। लेकिन वो जहां भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाते, सब लोग राधा को बिन माँ की बेटी समझकर अपनी बहू बनाने में हिचकिचाते थे। उधर दूसरी तरफ सुरेंद्र जी की बहू काजल भी राधा से घर के सारे काम करवाकर उसे खूब परेशान किया करती थी। राधा, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, जब तक लौट कर आऊं तब तक खाना बना कर रखना, ठीक है? लेकिन भाभी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कहे तो मैं पापा से कहकर खाना बाहर से मंगवा दूं। देखो राधा, बाहर से खाना चाहो तो मैं भी मंगवा सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हें काम करने की आदत तो डालनी होगी। अब ससुराल में जाकर तुम ये ना थोड़ी कहोगी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन भाभी, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पापा जी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर थक गए। एक तो पहले ही तुम बिन माँ की बेटी हो, ऊपर से तुम्हें काम करने में आलस आता है। ठीक है भाभी, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सारा खाना बना लूंगी। काजल शॉपिंग करने चली जाती है। खराब तबीयत में अपनी बेटी राधा को खाना बनाते देख सुरेंद्र जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राधा बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है।
लेकिन क्या करूं? तुम कहो तो मैं काजल से बात करूं। नहीं नहीं पापा, भाभी नाराज हो जाएगी और फिर उनका भैया से झगड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं ये काम। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए राजकुमार जैसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा जो तुझे बहुत खुश रखेगा। अगली सुबह काजल राधा से फिर से घर का सारा काम करने के लिए कहती है। राधा, मुझे नींद आ रही है, घर का काम तुम कर लेना। बहू, राधा तुम्हारी ननद है, कल भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और तुमने उससे खाना बनवाया। तो पापा जी, इसमें गलती क्या है? एक तो बिन माँ की बेटी को घर का काम करना सिखा रही हूँ, ऊपर से आपको बुरा लगता है। काजल, ये क्या तरीका है पापा जी से बात करने का? वो ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम्हें भी राधा की काम में मदद करनी चाहिए। मैं भी कितने दिनों से देख रहा हूँ, वो अकेले ही घर का सारा काम करती है। आशीष की बात सुनकर काजल चुपचाप घर का काम करने लगती है, लेकिन उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने कमरे में जाकर काजल अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है, राधा का इस घर से पत्ता साफ नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी काजल नहीं, मुझसे घर का काम करवाएगी। इससे तो अब मैं बताती हूँ। अगले दिन काजल एक लड़के की फोटो लेकर सुरेंद्र जी के पास जाती है। पापा जी, ये मेरे दूर के रिश्ते का भाई है। मैंने राधा की फोटो इसे दिखाई थी, इसे राधा पसंद है। आप चाहे तो शादी की बात आगे बढ़ाएं। अरे वाह बहू, आज तो तुमने बड़ी अच्छी बात कर दी, लेकिन आज से पहले ये रिश्ता क्यों नहीं बताया? माफ कर दीजिए पापा जी, मैं भी ना बेकार में ही राधा को गलत समझती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी अच्छी जगह हो जाए। बिन माँ की बच्ची है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, इस लड़के को हमारे घर मिलने बुलाओ, इससे मिलकर देखते हैं लड़का अच्छा है या नहीं। अगले दिन काजल अपने रिश्ते के दूर के भाई को राधा को देखने के लिए घर बुलाती है। आओ आओ बेटा, बैठो और बताओ क्या काम करते हो तुम? जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ। देखो बेटा, मेरी बेटी को घर का सारा काम करना आता है, तुम्हें मंजूर हो तो शादी की बात आगे बढ़ाए। अंकल जी, वैसे भी काजल दीदी मेरी रिश्ते में दूर की बहन है। उन्होंने मुझे राधा की फोटो दिखाई थी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अरे वाह, फिर क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। काजल बेटा, थैंक यू। अरे पापा जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आखिर राधा दीदी मेरी ननद है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। सुरेंद्र जी अपनी बेटी राधा की शादी काजल के बताए हुए लड़के के साथ तय कर देते हैं। शादी में अब कुछ ही दिन बचे थे। आशीष बाजार से लौट कर आता है। पापा, पापा आपने क्या सोचकर उस लड़के के साथ राधा का रिश्ता पक्का कर दिया? अरे इसमें सोचना क्या था, बहू ने रिश्ता बताया था और लड़का भी अच्छा था। पापा जी, क्या आपने पता किया लड़का नौकरी कहाँ पर करता है? हाँ, उसने किसी कंपनी का नाम तो बताया था, कह रहा था अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है उसको। अरे पापा जी, अभी अभी मुझे उसके बारे में पता चला है। वो लड़का एक नंबर का शराबी और जुआरी है, कोई काम नहीं करता। शादी के बाद दहेज का सारा पैसा लेकर भागने वाला था वो। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन काजल ने तो। हाँ, आपको काजल से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आगे का सारा काम मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन अब तुम क्या करोगे? अब तो शादी में 4-5 दिन ही बचे हैं, कैसे होगी मेरी बेटी की शादी? आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है पापा। मेरे जिस दोस्त ने मुझे उस लड़के की सच्चाई बताई है, दरअसल वो राधा को बहुत पसंद करता है। लेकिन बेटा, क्या तुम्हारा दोस्त राधा से शादी करेगा? हाँ पापा, वो राधा से शादी करने को तैयार है। तभी वहां पर राधा आती है और आशीष की बात सुनकर परेशान हो जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अब आपका दोस्त अचानक मुझसे शादी करने की बात क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी ये बात मुझे बता नहीं पाया। जब उसे तुम्हारे रिश्ते की बात पता चली, और वो भी उस शराबी लड़के के साथ, तो उससे रहा नहीं गया। लेकिन भैया, आपके दोस्त की मुझे पसंद करने से क्या होता है? अगर उसके घर वालों ने भी दूसरे लोगों की तरह मुझे बिन माँ की बेटी बोलकर रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगी? वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस बात पर तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? वो क्या है ना पापा, मेरे दोस्त की कोई बहन नहीं है।
कल ही मेरी उसकी माँ से बात हुई थी। उसने कहा कि वो बहू के रूप में हमेशा से एक बेटी चाहती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझ बिन माँ की बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। बिल्कुल सही समझा राधा, लेकिन बस उस काजल को कोई कुछ नहीं बताएगा। घर के सारे लोग काजल से सच छुपा कर रखते हैं और ठीक शादी वाले दिन जब बारात आती है तो दूल्हे की जगह आशीष के दोस्त को देखकर काजल के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या पापा जी, आपने ये क्या किया? मैंने अपने भाई का रिश्ता करवाया था राधा के साथ, ये दुल्हा बदल कर तो आप मुझे धोखा दे रहे हैं। बहू, धोखा तो तुम हमें दे रही थी। इस घर की बहू होकर ऐसा काम करते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम राधा की शादी एक गलत लड़के के साथ करवा रही थी। तुम्हारा शराबी भाई जेल में चक्की पीस रहा है काजल। वैसे भी कौन सा राधा का रिश्ता कहीं हो रहा था, हर कोई तो इसे बिन माँ की बेटी कहकर छोड़ देता था। लेकिन अब तो हो गया ना। आशीष के दोस्त को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके घर जाकर बहू के रूप में बेटी बनकर रहे, समझी? बेटियां कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। आज की बेटी कल की बहू बनने ही वाली होती है, लेकिन क्या हो जब बच्ची बच्ची ही रह जाए। गीता, ये क्या हाल बनाया हुआ है इस अलमारी का? भला कोई अपने कपड़े इस तरह रखता है क्या? अब मैं कहाँ रखूं अपने कपड़े? यार बच्ची हो क्या तुम? अपने कपड़ों को कहीं भी एडजस्ट कर लो ना। मैंने तय लगाना नहीं सीखा, मैं नहीं रख पाती कपड़े। और हाँ, अगर अपने वाले ठीक से रखो तो मेरे भी रख देना प्लीज। एडजस्ट करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। यार, ये कपड़े उतार कर फेंक देती हो, बिल्कुल बच्चों जैसी हो। रुको, मैं सिखाता हूँ कैसे तय करते हैं कपड़े, ठीक है? ये क्या है, हर बात पर बच्ची हो बच्ची हो। रहने दो, रुको मैं करती हूँ। बहू अपना सारा सामान उठाती है, इतने में सारा सामान नीचे गिर जाता है। अब ये क्या है? ओह, मैं चला, जो मर्जी करना है करो। शाम को, बहू क्या है ये सब? घर तो पूरा चिड़िया घर लग रहा है। क्या हुआ मम्मी जी? ये घर का क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसा लग रहा है हम किसी के घर में नहीं, मच्छी बाजार में आए हुए हैं। ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? अरे बच्ची हो क्या बहू जो ऐसी हालत कर रखी है घर की? वो मम्मी जी, पड़ोस के कुछ बच्चे आए घर पर खेलने के लिए। मैं अभी उन्हीं के साथ खेल रही थी ना। अभी ठीक कर देती हूँ सब कुछ। बहू, ये क्या कोई तुम्हारी उम्र है बच्चों के साथ खेलने की? वैसे ना तुम्हारी हरकतें मेरी समझ में ही नहीं आती। पता नहीं माँ बाप ने कैसे पाला है तुझे। बहू को बड़ा दुख लगता है कि कभी माँ ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सास को क्या हो गया। लेकिन उसे क्या पता कि माँ माँ होती है और सास सास होती है। पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या सिखाकर भेज दिया है। अरे माना कम उम्र में शादी हो रही है, लेकिन अगले दिन, अरे बहू ये क्या? ड्राइंग रूम में झूला। ये किसने रस्सी बांधी है? मैंने बांधा है माँ जी, देखिए ना कितना मजा आ रहा है। अरे यार, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? बच्ची हो क्या? नहीं, लेकिन बूढ़ी भी नहीं हूँ। हर बात पर बच्ची हो बच्ची हो। अरे ये किससे कहा कि बच्चियां ही झूला झूलती हैं? इस बार बहू के मुंह से ये बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाम को, माँ क्या करूं मैं? शादी की थी, सोचा था कि हम सफर समझदार से मिलेगी, फ्यूचर प्लानिंग के साथ समझदारी की बातें करेगी, लेकिन ये तो। क्यों, क्या हो गया भैया? क्या बोला भाभी ने अब? अरे कह रही थी मुझसे, चलो ना खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूं मैं? अब घर का तो यही हाल रहता। बहू को हर बात पर एक ही बात सुनने को मिलती। वो क्या? अरे बच्ची हो क्या बहू? और ये तेरे मुंह पे क्या लगा है? बहू जल्दी से मुंह साफ करके कहती है, क्या लगा है माँ जी? कुछ तो नहीं। भाभी मिट्टी खाती है, वो भी गमले की खोद खोद कर देखा था मैंने। हाय हाय, छी, न जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें। अरे ये क्या खाती है बहू? तेरे पेट में कीड़े हैं क्या? कैसी बात कर रही है माँ जी?
और अगर कीड़े हैं भी तो ये मिट्टी वाला कीड़ा पेट में जाकर उन कीड़ों को खा लेगा। बहू की बात तो कमाल की थी। ससुराल के लोग उसकी इस हरकत से परेशान रहते हैं। और फिर एक दिन, कमल देखो ना, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई है, मैं इसे खरीद लूं क्या? इतना महंगा? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? अभी अभी शादी हुई है, इतने कपड़े पहले से है तुम्हारे पास? लेकिन बहू तो बच्चों की तरह जिद पर उतर आती है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानने वाली, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब पति नहीं मानता तो वो किसी बच्ची की तरह जमीन पर बैठ जाती है और नहीं दिलाओगे तो मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊंगी। हाय रे जमाना और बहू का नाटक। पति तो सर पकड़ लेता है, उसे लगता है जैसे किसी बच्ची को घुमा रहा है जो खिलौने की जिद कर रही है। फिर तो क्या तुम अपनी ये जिद नहीं छोड़ सकती? अब हटो, दिलाता हूं तुम्हें, लेकिन प्लीज उठ जाओ, बच्ची हो क्या? फिर एक दिन, अरे मेरी फाइल कहाँ गई? कल यहीं तो रखी थी। गीता, 1 मिनट इधर आना। क्यों, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, क्या तुमने मेरी ब्लैक रंग की फाइल देखी? वो मिल नहीं रही। वो फाइल कहीं ये तो नहीं? अरे हाँ, यही तो है। पति फाइल लेने आ ही रहा होता है, लेकिन बीवी फाइल नहीं देती। ऐसे कैसे दे दूं? कल तुमसे मैंने वो ड्रेस खरीदने के लिए कहा था, मगर तुमने मना कर दिया था। अरे बच्ची हो क्या? देखो गीता, ये समय इस वक्त खेलने का नहीं है। लाओ मुझे फाइल दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पहले तुम कहो कि तुम मुझे वो ड्रेस लाकर दोगे, तभी मैं फाइल दूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये छोटे बच्चों की तरह जिद करना छोड़ो और मेरी फाइल दे दो। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जानती हो ना? नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम ड्रेस लाने का वादा नहीं करते, मैं तुम्हें ये फाइल नहीं दूंगी। सास भी सर पकड़ लेती है कि ये क्या हो रहा है। खेल खेल में फाइल फट जाती है और पति का गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है। माँ, इसके घर पर फोन कर दो कि इसे आकर लेकर जाए। और हाँ, मैं जब शाम को आऊं तो इसके मम्मी पापा यहाँ हाजिर होने चाहिए। शाम को पति घर आता है, सभी साथ बैठे होते हैं। बीवी अपनी माँ के साथ उनका आंचल पकड़कर बैठी होती है। ये लीजिए, बेटा भी आ गया। पति सास ससुर का पैर छूता है और बीवी की ओर देखता है। आंखों में आंसू भरी बीवी माँ से चिपक कर ऐसे बैठी होती है जैसे कोई बच्चा। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे नहीं नहीं, रो नहीं रही। वो क्या है ना, बड़े दिनों बाद हम लोगों से मिली है तो इमोशनल हो रही है। तभी बीवी बोल पड़ती है, नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। अरे तो फिर क्यों रो रही है? क्या हो गया? बच्ची नहीं बहू हो तुम। ऐसा ना बोले बहन जी, हम लोगों के लिए तो हमारी बच्ची बच्ची ही है। वो क्या है ना, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने दिया है इसे। हाँ बहन जी, इसकी गलतियों को माफ कर दिया कीजिए। कितनी गलतियां माफ करती, और कैसे कैसे गलतियां? चलिए चलिए, मैं इसकी अलमारी दिखाता हूँ। हाँ, और भाभी का वॉशरूम भी। बस एक किचन ही संभालती है, बाकी सब बिखरा। ये देखिए कैसे ड्राइंग रूम में झूला लगाकर नाचती है। सभी अपनी अपनी बातें बोल रहे होते हैं कि बहू के पिता को गुस्सा आ जाता है। माना मेरी बेटी में बचपना है, लेकिन आप लोगों को कभी भूखा तो नहीं रखती ना। मायके में उसने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों के लिए अपनी माँ को फोन कर करके रेसिपी पूछती रहती है। हाँ बहन जी, आपको खीर पसंद है और आपकी बिटिया को हलवा, वो दोनों बनाती है। मैंने कई बार बोला कि इतनी मेहनत ना कर। दामाद जी, आपका टिफिन कैसा रहता है, कुछ तो बताइए। ससुर की बात सुनकर पति का चेहरा नीचे हो जाता है। हम तो अपनी बेटी के लिए मायके जैसा ही ससुराल देख रहे थे। आपने वादा भी किया था बेटी बनाकर रखेंगे, पर चलिए कोई ना, हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। बहू रोते रोते पति की ओर देखती है, जैसे कह रही हो कि मुझे नहीं जाना तुम सबसे दूर। माँ, घर कैसा लग रहा है, जैसे कोई है ही नहीं। हाँ बेटा, बहू घर की रौनक थी, लेकिन अब भाभी नहीं है तो सुबह से खाना भी नहीं बना।
मुझसे जितना होता है कर तो देती हूँ। आज ऑफिस में भी सब कह रहे थे कि भाभी के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। घर तो इतना मनहूस लग रहा है। भाभी होती थी तो सिर्फ हंसती ही रहती थी, बच्चों की तरह। जा बेटा उसे ले आ, वो भी घर की बेटी ही है। पति और सास बहू के घर जाते हैं, जहां बहू पहले ही सामान पैक कर खड़ी होती है। तुझे कैसे पता कि हम आ रहे हैं? नहीं माँ जी, मैं आ रही थी, मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। अब मेरा घर तो वही है ना। पति बीवी की मासूमियत देखकर उसे गले लगा लेता है। निर्मला जी के बेटे सुमित की शादी नव्या के साथ हो गई और निर्मला जी बहुत खुश थी, क्योंकि बहू रानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नेचर भी अच्छा था। निर्मला जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन निर्मला जी की बहू में कुछ तो अनोखा था, और वो ये था कि केजीएफ मूवी देखने के बाद केजीएफ मूवी के हीरो की बहुत बड़ी फैन बन गई थी और बस हर वक्त उसे ही कॉपी करने की कोशिश करती रहती। बस एक यही आदत की वजह से निर्मला जी को कभी कभी उस पर गुस्सा आ जाता। बाकी सब कुछ ठीक था। सुमित बेटा, तुम नव्या को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे बार बार केजीएफ के हीरो की तरह भेस बदल कर घूमती रहती है कॉलोनी में, सब देख देख कर हंसते हैं। क्या करूं मम्मी, मैंने उसे कई बार कहा कि बहू हो, बहू की तरह रहा करो, लेकिन उसके सर पर तो केजीएफ का भूत सवार है, किसी की सुनती ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ऑफिस जा, मैं एक बार और उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर के बाद नव्या अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या, तुम फिर से केजीएफ की एक्टर बन गई? मम्मी जी, आपको पता है ना, मैं उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मेरी फेवरेट मूवी है ये। जानती हैं, मैंने तो सारे डायलॉग्स भी रट कर रख लिए हैं। अरे बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत समाज की भी तो परवाह करनी पड़ती है ना। तुम इस तरह घूमती हो, सब लोग क्या सोचते होंगे, थोड़ा तो डरा करो। मम्मी जी, डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए, वो अपन के नहीं, सामने वाले के दिल में होना चाहिए। अरे तुम फिर से केजीएफ के डायलॉग मारने लगी। अरे पता नहीं कब समझोगी। डोंट वरी मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। उसके बाद आपकी सारी टेंशन रफू चक्कर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद। नव्या, नव्या कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे क्यों इस तरह केजीएफ का हीरो बनकर घूम रही हो? कभी तो मेरी बीवी बनकर रह लिया करो। छोड़ो ना सुमित। अच्छा बताओ, मुझे आवाज किस लिए दे रहे थे? क्या बताऊं यार, मेरे बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया ना, पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता है ऑफिस नहीं, युद्ध पर जाता हूँ। अरे बेटा, परेशान क्यों होता है? ला, मैं तेरा सर दबा देती हूँ, दुखी मत हो, काम तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी, ऑफिस में आजकल बहुत काम रहता है, थक जाता हूँ मैं। जानता है बेटा, जब तू छोटा था ना, तो मैं ऑफिस और तुझे संभालने का सारा काम करती थी, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा। सही कह रही है मम्मी जी, तुम अपने आप को ऑफिस में काम करने की वजह से योद्धा समझते हो, लेकिन जानते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। अरे ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना है। जरूर सुना होगा, केजीएफ फिल्म का डायलॉग, भला किसने सुना नहीं होगा। हे भगवान, कोई मेरी बीवी के सर से केजीएफ का भूत उतार दे। कुछ दिनों के बाद। नव्या, सुमित तो ऑफिस चला गया, एक काम करते हैं, हम दोनों मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नव्या फिर से केजीएफ फिल्म के हीरो की तरह गेटअप रखकर आ जाती है। अरे तुम फिर से ये बन गई। चलिए ना मम्मी जी, आप जानती है ना, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है। प्लीज 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 मम्मी जी। अच्छा ठीक है, चलो। मार्केट में निर्मला जी को उनकी एक सहेली मिलती है। अरे निर्मला, ये तुम किसे साथ में लेकर घूम रही हो? लगता है फिल्म का हीरो निकलकर तुम्हारे साथ आ गया है।
मेरी बहन क्या बताऊं, ये फिल्म का हीरो नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा बेटा होगा। बहुत दिनों से देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाई मैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये मेरी बहू है नव्या। है? लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल केजीएफ के एक्टर की तरह नजर आ रही है। हाँ, वो क्या है ना, इसे इसी तरह रहना पसंद है। क्या बात है बहू, शहर में इस तरह घूम रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता? लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? आंटी जी, जो शहर में रहने आता है ना, वो उसके बारे में सीखता है, और जो राज करने आता है ना, वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। और मैं इस शहर को अपने बारे में सिखा रही हूँ। अरे ऐसा ही कुछ तो केजीएफ पिक्चर के हीरो ने भी बोला था ना अपनी फिल्म में। ये हुई ना बात, सही पहचाना आपने। केजीएफ फिल्म के हीरो का ही डायलॉग है ये। निर्मला जी और नव्या को मार्केट में शॉपिंग करते करते शाम हो जाती है और शाम को घर लौटते वक्त एक सुनसान सड़क पर अचानक से एक चोर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चुपचाप अपना सारा रुपया माल पैसा मुझे दे दो। क्यों दे दे पैसे? तुमने दिए क्या सामान खरीदने के लिए? ओए चुप कर। और इस तरह बहुरुपया बनकर क्यों घूम रहा है? अरे घूम रहा नहीं, घूम रही है, बहू है ये मेरी। लेकिन देखने में तो तुम्हारा बेटा जैसा लगता है। वैसे कुछ भी कहो, बेटा है बड़ा हैंडसम। अरे चुप कर, कहा ना बेटा नहीं, बहू है मेरी, बहू है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कहता हूँ, तुम्हारी बहू बहुत हैंडसम है। ओए मिस्टर चोर, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकलो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी बात है? एक मिनट रुको, ये देखो मेरे हाथ में गन है ना, गन। तुम दोनों का भेजा उड़ा दूंगा। नव्या लपक कर वो गन चोर से छीन लेती है। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, और उनकी औकात उनको चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। क्या बोले रहा? ये लाइन तो मैंने कहीं सुना है। अरे सुना होगा, जरूर सुना होगा, क्योंकि केजीएफ फिल्म तो सबने देखी है ना। मेरी बहू तो दिन में 4-4 बार देखती है, उसी का डायलॉग है ये। अरे वाह आंटी जी, बहुत कमाल की है आपकी बहू। चलता फिरता केजीएफ का एक्टर ही लगती है। एक काम करो, अब तुम यहाँ से चलते फिरते बनो, वरना तुम्हारी ये जो नकली गन है ना, इसी से नकली गोली चलाकर तुम्हारा नकली भेजा उड़ा दूंगी। चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुमित नव्या से कहता है, नव्या, मेरे कुछ दोस्तों ने शहर के बाहर जो बड़ा सा गार्डन है ना, वहाँ पर गेट टुगेदर का प्लान बनाया है। तुम भी सही वक्त पर रेडी हो जाना, हम भी चलेंगे। रेडी होने में तो मैं माहिर हूँ, और आप तो जानती ही है ना मैं कैसे रेडी होती हूँ। नव्या प्लीज, इस बार मेरी बीवी की तरह बनकर तैयार हो जाना। केजीएफ का एक्टर फिर कभी बन लेना। नहीं सुमित, मैं तुम्हारे दोस्तों से पहली बार मिल रही हूँ। मैं अपना असली हुनर तो दिखाऊंगी ना उन्हें, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम्हारी बीवी बीवी नहीं, बल्कि एक बहुत फेमस फिल्म का स्टार है, स्टार। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे मेरी कहाँ चलने वाली है। और फिर सुमित अपनी बीवी को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। यह है मेरी पत्नी नव्या। अरे मुझे तो लगा ये तुम्हारा कोई नया दोस्त है। हाँ, मैं भी बहुत देर से सोच रहा था कि सुमित का नया दोस्त तो बड़ा हैंडसम है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं इनका दोस्त नहीं बल्कि इनकी बीवी हूँ। अगर आप बीवी हैं तो बीवी की तरह क्यों नहीं रहती? आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सुमित अपनी किसी कॉलेज की फ्रेंड को लेकर घूम रहा है। अब क्या बताऊं यार, तुम लोग ही समझाने की कोशिश करो, मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। अरे भाभी जी, ये तो बहुत बुरी बात है, रियली वेरी बैड। हमारे दोस्त को तो बीवी के साथ रहने की फीलिंग ही नहीं आती होगी। इफ यू थिंक आई एम बैड, आई एम योर डैड। अरे भाभी जी, क्या कमाल का डायलॉग मारा है, मजा आ गया। आप तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। हाँ, लेकिन बस एक ही इंसान की एक्टिंग करती है मेरी बीवी, केजीएफ के हीरो की, और उसी की तरह रूप बदल बदल कर घूमती रहती है। यार सुमित, तेरे तो मजे हैं, चलता फिरता सिनेमा हॉल तेरे संग चलता है। बेटा, मेरे कितने मजे हैं और कितने नहीं, ये तो मुझे ही मालूम है।
ऐसा क्यों कह रहा है यार? सारा दिन डायलॉग सुनने को मिलते हैं और बीवी एक हैंडसम दोस्त की तरह नजर आती है, और क्या चाहिए? क्या बताऊं भाई, कई बार रात को सोते वक्त जेब में नकली गन रखकर सोती है और फिर झटके से मेरे सर पर गन तान के KGF के डायलॉग मारती है। उस वक्त मेरी क्या हालत होती होगी ये तो मैं ही समझ सकता हूँ ना। सुमित की बात सुनकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। कौशल्या के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सबसे पहले मेहमानों में उसकी बड़ी ननद घर में आ चुकी थी। कौशल्या उसे अपनी होने वाली छोटी बहू के बारे में बताते हुए बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। अरे जीजी, आपको क्या बताऊं, ये जो हमारी खुशी है ना, बड़ी चुलबुली है और खाना बनाने का तो उसे बड़ा ही शौक है। जब देखो कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती है। कभी बर्गर बनाती है तो कभी वो क्या कहते हैं, मोमो। लेकिन अगर उससे खाने के लिए कह दो तो खाएगी कुछ नहीं, बस खिलाने का बड़ा शौक है उसे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चोखी बात कही तूने कौशल्या। नहीं तो आजकल की बहुएं तो बड़ी चटोरी होती है, रसोई में गई नहीं और मुंह चालू हो जाता है उनका। अरे तभी तो हम कह रहे हैं ना आपसे, ये हमारी खुशी तो बड़ी ही अलग है। हमेशा दूसरों के लिए नई नई चीज़ें बनाती रहती है, खुद के लिए कभी कुछ नहीं करती। अरे फिर तो उससे मिलना ही पड़ेगा सच में। अब तुमने इतनी तारीफ कर दी है तो हमारा भी मन कर गया है उससे मिलने का। अरे जीजी, आप जब उससे मिलेंगी ना तो बड़ी खुश हो जाएंगी। हम तो कहते हैं शादी के बाद आप उसके हाथ का अलग अलग पकवान खा कर ही जाइएगा। अब ये तो बात पक्की है कि हम तो जब तक तेरी छोटी बहू के हाथ के पकवान नहीं खा लेते तब तक जाएंगे ही नहीं भाई। कौशल्या जैसा बता रही थी उसकी छोटी बहू सच में वैसी ही थी। हमारी खुशी को अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का बड़ा ही शौक था। वो जब भी YouTube पर नया कुछ देखती तो उसे ट्राई करने के लिए उतावली हो जाती। लेकिन फिलहाल तो इस वक्त अपनी शादी को लेकर बड़ी उत्साही थी। चलो चलो सब लोग आ जाओ, दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं मंडप में। कितनी सुंदर लग रही है ना खुशी? हाँ, दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी लग रही है बिल्कुल। खुशी कह रही थी कि यहाँ मंडप में एंट्री बड़े धमाकेदार स्टाइल में लेने वाली है। धमाकेदार मतलब? अरे रेवती माँ, वो देखो खुशी डांस करते हुए आ रही है, देखो। खुशी को नई चीजें ट्राई करने का शौक तो था ही, इसलिए वो बाइक पे डांस करती हुई अपने मंडप पे एंट्री लेती है, जिसे देखकर सब लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने कुछ नहीं देखा था। देखा जीजी, मैंने कहा था ना सबसे अलग है मेरी छोटी बहू। देखा कैसे स्टाइल में एंट्री मारी है उसने। भाई मानना पड़ेगा तेरी छोटी बहू को, सबको चौंका के रख दिया उसने तो। अरे अभी आगे आगे देखिए क्या होता है बुआ जी। खुशी की एंट्री से सब लोग बड़े ही खुश हो गए थे। उसके बाद उसने वरमाला में भी कुछ कमाल ही किया था। वरमाला उड़कर मेहुल और खुशी के पास आ गई, जिसे देखकर वहां हर इंसान नाचने लगा। अरे माँ जी, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि आपकी छोटी बहू तो बड़ी कमाल निकली। सब लोग हमारे घर की शादी की ही तारीफ कर रहे हैं। अरे हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी एंट्री भी हो सकती है, ऐसा कुछ वरमाला में भी हो सकता है। लेकिन खुशी ने तो सच में कमाल ही कर दिया, सबको दिखा दिया कि हमारे घर की छोटी बहू सबसे अलग है। शादी की ये नज़ारे देखकर तो सब मेहमान काफ़ी उत्साही हो गए थे। बुआ जी समेत मामी जी और ताई जी सब लोग खुशी का गृह प्रवेश करवाने कौशल्या के घर पहुंच गए थे। अरे खुशी बहू, देख तो तेरे स्वागत में कितने लोग आए हैं यहाँ। अरे हमें तो आना ही था, इनकी शादी देखकर तो हमें अब देखना है कि खुशी बहू खाने में क्या कमाल करती है आखिर। अरे बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, कल ही हमारी खुशी की पहली रसोई है, देखिएगा उसमें वो क्या धमाल करती है। कल मैं आप सबके लिए एक ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो आपने सिर्फ फिल्मों में या इंटरनेट पे देखी होगी। फिर तो हम भी यही हैं, कल हम छोटी बहू के हाथों की पहली रसोई खाएंगे। हाँ हाँ, आप सब रुकिए यहाँ, कल मैं आपके लिए कुछ अलग सा हट के बनाऊंगी। हमसे तो अब कल का इंतज़ार करना भी मुश्किल हो गया है। कल तक का इंतज़ार तो अब सबको रहेगा बुआ जी। खुशी के आने से सबके मन में एक अलग ही उत्साह की लहर सी छा गई थी। सबको अगले दिन का इंतज़ार था कि कब छोटी बहू वो अलग सी हट के डिश बनाए और वो उसे चखे। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम ताई जी। हाँ हाँ, प्रणाम तो सबको होता ही रहेगा। अब जल्दी से बता कि आज क्या हट के बनाने वाली है। आज मैं बिल्कुल फायर सा कुछ बनाने वाली हूँ बुआ जी। क्या कहा? फायर? बुआ जी, मैं आज फायर पानी पूरी बनाने वाली हूँ।
बुआ जी वो आपने फ़ोन में नहीं देखा जो यूट्यूब पर दिखाते हैं पानी पूरी के ऊपर आग लगी होती है। बस आज हमारी खुशी वही बनाने वाली है। अरे वाह, आज तक तो हमने इसे सिर्फ यूट्यूब पर ही देखा था। आज तो हम इसे अपने सामने देखने वाले हैं। बड़ा ही मज़ा आएगा। आप सब तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ ना इस घर में, तो आपको नए नए अनुभव तो होते ही रहेंगे। अरे कहीं नजर ना लग जाए मेरी बहू को। चल बहू, अभी जल्दी से बना दे ये फायर पानी पूरी। आज तो मैं इसका वीडियो भी लूँगी और अपने व्हाट्सएप पर भी रखूँगी, जिससे मेरी सारी सहेलियाँ जल जाएंगी। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। फायर पानीपुरी का नाम सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगे थे। सब लोग बेसब्री से खुशी का इंतजार कर रहे थे और कुछ देर बाद खुशी एक बड़ी सी थाली लेकर पानीपुरी लेकर आ जाती है। बन गई फायर पानी पूरी बहू। बस अब मेरा हथियार इसमें काम करेगा, ये रहा। खुशी ने एक बड़ा सा लाइटर निकाला और सारी पानीपुरी के चीज़ के ऊपर आग लगा दी और सबको अपना मुंह खोलकर रखने को कहा। सब लोग अपना मुंह खोलकर रखिए, फायर पानीपुरी आपके मुंह में बस आने ही वाली है। खुशी ने एक एक करके सबके मुंह में फायर पानीपुरी डाल दी, जिससे आग से सबका मुंह जल गया। सबने जल्दी से ठंडा पानी अपने मुंह में लिया और चिल्लाने लगे। हाय मर गई, मेरा मुंह जला दिया छोटी तूने तो। हाय अब क्या करूं, मर गई मैं तो। अरे फायर पानीपुरी में तो सच में फायर थी। अब तो जिंदगी में कभी आग के सामने भी ना जा पाऊंगी। अरे बुआ जी, हुआ ना अलग से अनुभव। मैंने कहा था ना आपको ये अनुभव पहले कभी नहीं हुआ होगा। अरे मुझे करना भी नहीं है ऐसा अनुभव फिर से। ये ले तेरा निक। कौशल्या मैं तो जा रही हूँ, पता नहीं तेरी नई बहू और क्या क्या अनुभव कराने वाली है तुझे। अरे जीजी, खाना तो खा कर जाइए। अरे खाना खाने के लिए ज़बान भी तो होनी चाहिए ना, वो तो तेरी बहू ने जला दी। अब नहीं रहना मुझे यहाँ। खुशी, ये क्या, सब लोग भाग गए? अरे भाभी, इन्हें आदत नहीं है ना ऐसी अलग सी चीजें खाने की, बस इसलिए। अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ बदल दूंगी। मम्मी जी, हम तो इसे फूल समझे थे, ये तो सच में फायर निकली। आज इसका पहला दिन ऐसा है, न जाने आगे क्या करेगी। हे भगवान, रक्षा करना हमारी। अरे पहले बर्फ तो ला, मुंह जल रहा है। मेरा भी, आइए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुशी सच में ऐसा कुछ कर देगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन से तो वो कुछ न कुछ अतरंगी करती ही रहती थी। ये देखिए, आज ना मैंने फ्रोजन पराठे बनाए हैं। फ्रोजन पराठे? ये क्या है भला? मैं क्या कह रही थी खुशी कि ये तुम भी खा लो हमारे साथ, तुम्हें भी तो इतना नया कुछ खाने का अनुभव हो। नहीं भाभी, आपको पता है ना मुझे सिर्फ खाना बनाने का शौक है। मैं सिर्फ खाना परोसूंगी आप सबको। आखिर यही तो एक बहू का धर्म होता है ना। आप सब इन नई नई चीज़ों का अनुभव कीजिए, मैं आपको परोस देती हूँ। कल की फायर पानीपुरी से इतना डर गया हूँ मैं, आज ये फ्रोजन पराठे सबके सामने लाकर रख दिए। भाई तेरी बीवी है, तुझे ही सबसे पहले खाना होगा। मेरी बीवी है लेकिन पसंद तो आप सबने किया ना मेरे लिए। हाँ, आप सब भी इस सज़ा के हकदार हैं। चलिए सब साथ में खाते हैं। अरे खाइए ना, अब सब रुके क्यों हैं? खाने से पहले भगवान का नाम ले लो कि इन फ्रोजन पराठों को खाने के बाद हम सब सही सलामत बच पाए। सब लोग प्रार्थना करने के बाद फ्रोजन पराठे खाते हैं, जो कि इतने ठंडे थे कि चबाना तो दूर की बात है, टूट भी नहीं रहे थे। तुमने पराठे के साथ आरी नहीं रखी है? इसे काटने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। अरे ये ऐसे ही खाए जाते हैं, कड़क कड़क। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि ये पिघल जाए। अरे पिघल तो हम जाएंगे अगर ये फ्रोजन पराठे खा लिए तो। खुशी के अतरंगी किस्से खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसके दिमाग में हर दिन कोई ना कोई खुराफात चलती रहती थी। आज इतना सन्नाटा क्यों है घर में रेवती? अरे माँ जी, आज फिर से खुशी रसोई घर में है। पता नहीं इस बार क्या बना रही है। हे भगवान, आज फिर इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा। पता नहीं आज मुंह जलेगा या दांत टूटने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी जी कि अब मुझे उपवास रखने चाहिए, उसी में मेरी भलाई है। माँ जी, लो आ गई मुसीबत। माँ जी सोचिए आज मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अरे बहू, अब ना मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। तू ही बता दे कि आज क्या सजा है। क्या?
माँ जी का मतलब है आज क्या नया बनाया है? आज मैंने गुलाब जामुन के चावल बनाए हैं। सत्यानाश। क्या? शाबाश। मैं कह रही थी शाबाश, क्या सोच है तुम्हारी। गुलाब जामुन के चावल, वाह वाह वाह। रेवती, तुम इसके लिए अवार्ड लेकर आना। अरे भाई, हमारी बहू खुशी को अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। पापा जी, नहीं नहीं बेटा, आज नहीं। आज मेरा व्रत है और अभी मुझे बाहर जाना है। कल बात करते हैं। हाँ, निकलो यहाँ से। ये लो, ये तो निकल गए हैं हमें फंसाकर। हम दोनों ही घर में ये गुलाब जामुन के चावल खाने के लिए बचे हैं मम्मी जी। खाने में अलग अलग चीज़ें बनाने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो खुशी यूट्यूब पर नए नए ट्रेंड को देखकर वो भी घर में ट्राई करने लगी थी। ये लीजिए पापा जी रोटी। हाँ दे दो बेटा। अरे लीजिए ना। अरे ये क्या कर रही हो खुशी? रोटी हाथ में क्यों नहीं आ रही है? अरे आज इसने यूट्यूब पर वो आइसक्रीम वाले को देखा है ना, जो आइसक्रीम नहीं देता आसानी से, बस वही आपके साथ कर रही है। खुशी बहुत देर तक यही करती रही, जिससे सब लोग अब थक गए थे। रेवती, एक काम कर, होटल से रोटियां मंगवा ले। खुशी, तू ना बेटा खेलती रहे ये सब। हाँ, इसका तो खेल ही ख़त्म नहीं होने वाला आज। मैं बाहर से ही रोटियां मंगवा लेती हूँ। खुशी के ससुराल वाले अब तो सदमे में रहते थे। न जाने कब खुशी कोई नया चोंचला लेकर उनके सामने आ जाए, लेकिन हमारी खुशी को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। माँ जी, देख, आज ना मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ, आज मैं कुछ खाने वाली नहीं हूँ और ना ही आज कुछ खेलने के मूड में हूँ, इसलिए तू यहाँ से चली जा। हाँ, खुशी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब पैंतरे मत आजमाया करो। हर बार तुम कुछ अलग करने के चक्कर में हमें फंसा देती हो। अरे भाभी, जिंदगी में फन होना ज़रूरी है, इसलिए कुछ न कुछ अलग ट्राई करते रहना चाहिए। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वैसे आज क्या नया ट्राई किया है, ज़रा बताओ। वही तो बताने आई थी आपको। आज ना नागिन नूडल्स बनाए हैं, देखिए। अरे वाह, दिखाओ ज़रा। देखिए, अब इसे खाते ही आप डांस करने लगेंगी। हैं, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ये रेवती को क्या हो गया, आज इसकी तारीफ क्यों कर रही है? मैंने भी ना आज तुम्हारे लिए एक चीज़ बनाई है। ये देखो, इसे कहते हैं झोल लड्डू, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए हैं। वो क्या है ना, तुम अपना खाना तो सिर्फ परोसती हो, खाती तो हो नहीं, तो आज मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं। अरे भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे क्यों नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत थी। लो खाओ। अभी आपने इतने प्यार से बनाए तो ज़रूर खाऊंगी। रेवती ने जो झोल लड्डू बनाए थे उसमें उसने जुलाब की गोलियां डाल दी थी, जिसे खाते ही खुशी एकदम से बाथरूम की ओर भागने लगी। अरे मेरा पेट, मैं अभी आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ, आराम से आओ। हाँ, अरे इसे क्या हो गया अचानक से? बस माँ जी, आज इसने खुद भी कुछ नया से ट्राई जो कर लिया है। हमेशा परोसती थी ना सबको, आज खुद खा भी लिया। सुबह से शाम हो गई खुशी को, लेकिन बाथरूम के चक्कर ही लगा रही थी वो। अब तो बाथरूम का पानी भी खत्म हो गया था, इसलिए उसने अंदर से रेवती को आवाज़ लगाई। अरे भाभी, ज़रा पानी चालू करना। अच्छा, मैं सोच रही हूँ पानी चालू करूँ कि नहीं। अरे भाभी, चालू करिए ना, क्यों ऐसा कर रही है? ये कोई समय है क्या खेलने का? हाँ, तो खाना खाते वक्त भी रोटी के साथ खेलना अब से बंद कर देना, समझी? भाभी, मैं आपकी बात समझ गई, प्लीज पानी चालू कीजिए। तुम कहो तो तुम्हारे लिए फायर साबुन ले आओ। भाभी, आज से मैं कुछ भी अतरंगी नहीं करूंगी, सच में। अब प्लीज पानी चालू कर दीजिए। खुशी को अपना सबक मिल चुका था। जुलाब की गोली ने उसके अंदर के अतरंगी कीड़े को मार दिया। उसे समझ में आ गया था कि वो जो अपने शौक के लिए लोगों के साथ खेल रही थी वो गलत था। जब अपने ऊपर बात आती है तो हमें उस चीज़ से गुजरने में कितनी तकलीफ होती है। माँ जी, देखिए आज मैंने क्या बनाया है। हैं? फिर से क्या बना कर ले आई? माँ जी, देखिए तो सही क्या बनाया मैंने। क्या बनाया है, जल्दी से बता दे तू ही। आज मैंने सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अरे माँ जी, डरिए मत, इसमें से कोई फायर नहीं निकलने वाली। हाँ, और ना ही इसमें कोई झोल है। अब तो मैं सिर्फ खाना परोसूंगी नहीं, खाऊंगी भी।